1 फरवरी को आने वाला है बजट। बजट के पहले बहुत सारी चीजों की चर्चा चल रही है। टैक्स इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। टैक्स को लेकर काफी बातें चल रही हैं, इनकम टैक्स को लेकर भी और कैपिटल गेन टैक्स को लेकर भी। हमने सोचा कि क्यों ना इस पर एक एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जाए, एक ऐसे एक्सपर्ट से जो काफी वक्त से इंडस्ट्री में है, दिग्गज टैक्स एक्सपर्ट हैं और ये बता सकते हैं कि क्या चेंजेस इस बार एक्सपेक्टेड हैं और क्या चेंजेस होने चाहिए। हमारे साथ हैं वेद जैन सर। वेद जैन सर जाने माने टैक्स एक्सपर्ट तो हैं ही, उसके साथ वो पहले प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं आईसीएआई के, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बॉडी है, और एसोचैम के भी वो वाइस प्रेसिडेंट पहले रह चुके हैं। वेद सर नमस्कार, आपका स्वागत है बीक्यू प्राइम हिंदी पर। सबसे पहली चीज जो हमें जाननी है सर वो ये कि इस बजट में इनकम टैक्स को लेकर क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या चेंजेस होने चाहिए। क्योंकि अब मिडिल क्लास काफी इस बात को लेकर चर्चा कर रहा है, लोग कह रहे हैं कि कुछ बदलाव होने चाहिए। तो क्या बदलाव आपकी उम्मीद में है जो इस बार बजट में हो सकते हैं? देखिए, ये बजट तो 2023-24 का 2020 के बाद 3 साल के बाद लगभग एक जिसे कहते हैं सामान्य स्थिति में बजट आ रहा है। 2020 का जब बजट पेश किया था 1 फरवरी 2020 को फाइनेंस मिनिस्टर ने, उसमें कोविड की चर्चा तो थी लेकिन कोविड का इम्पैक्ट किसी ने एहसास नहीं किया था। 21 और 22 का जो बजट आया बीच में, दोनों सालों में कोविड का पूरा प्रभाव था। वित्त मंत्री को भी इतना आइडिया नहीं था कि क्या इसके इम्प्लीकेशन आएंगे। और उस समय जैसे इकोनॉमी की स्थिति थी, जिससे लॉकडाउन की बातें हो रही थी, बहुत सारे इशू थे। लेकिन 2023 का बजट आज की डेट में 3 साल के बाद एक लगभग ऐसी परिस्थिति में आ रहा है जब स्थिति सामान्य से लगती है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छी है और टैक्स की कलेक्शन भी बहुत अच्छी आई है। आपने देखा होगा कि इनकम टैक्स की कलेक्शन भी जो एस्टिमेट थे 2022-23 के, उससे ऊपर कहीं है। जीएसटी की कलेक्शन भी बहुत अच्छी, हर महीने इम्प्रूव हो रही है। तो इस समय जो मिडिल क्लास है, जिसे आपने मध्य वर्ग कहा, जो वो सबसे ज्यादा उम्मीदें उनको है, क्योंकि महंगाई हुई है, ब्याज की दरें बढ़ी हैं और सबको आइडिया है कि जितनी इन्फ्लेशन की कॉस्ट आई है और जो टैक्स इम्प्लीकेशन है मिडिल क्लास पे, जो पिछले मेरे हिसाब से 6-7 साल से उसमें कोई चेंज नहीं किया गया, तो लोगों को उम्मीदें हैं कि अब उसके नाम की कहीं ना कहीं सरकार को एक वर्किंग करके उसको एडजस्टमेंट करनी चाहिए। जो एक थ्रेशोल्ड लिमिट 2.5 लाख रुपए की है, बहुत साल पहले फिक्स हुई थी, उसको रिवाइज करने की जरूरत है। और जो इमीडिएट टैक्स रेट 5 से 20% पे चला जाता है, उसको भी रिवाइज करने की जरूरत है। मेरा जी। ऐसा मानना है कि वित्त मंत्री अगर इस बात को ध्यान में रख के कुछ अगर लेकर आएंगी कि ये थ्रेश होल्ड लिमिट बढ़ा दी जाए और ये टैक्स के स्लैब रिस्ट्रक्चर कर दिए जाए, तो बहुत अच्छा होगा। हालांकि वित्त मंत्रालय का कहना है कि हमने 2 साल पहले एक स्कीम दी थी जिसमें हमने कहा था एग्जामिशन को खत्म कर लिया जाए और आपके टैक्स स्लैब इंप्रूव कर जाएंगे। उन्होंने नया स्लैब 5, 10, 15, 20 का बनाया है। लेकिन एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि उस स्कीम को लोगों ने बहुत अच्छा तरह से उसका रिस्पॉन्स नहीं आया है। और उसका कारण स्वाभाविक मानता हूँ मैं, कि जो डिडक्शन है सोशल सिक्योरिटी की, जो एग्जामिशन मिलती है, वो हर व्यक्ति इंडिविजुअल को चाहिए और टैक्स पेयर को पर्टिकुलरली चाहिए कि रिटायरमेंट के टाइम में, लाइफ के लेटर स्टेज में उसको किस तरह से वो अपने आप को सुरक्षित महसूस, सिक्योरिटी क्रिएट करे, वो जरूरी है। जी। इसलिए ऐसी स्कीम टैक्स की लाना जिसमें ये एग्जम्पशन चली जाए और टैक्स रेट लो हो जाए, वो मैं नहीं समझता हूँ कि एक सोशल सिक्योरिटी के एंगल से कोई बहुत अच्छी स्कीम होगी। और इसीलिए मुझे लगता है वो पुरानी स्कीम ठीक नहीं रही। अब इस परिस्थिति में मुझे ऐसा लगता है इन दोनों स्कीमों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जो बिजनेस से रिलेटेड एग्जम्पशन एंड डिडक्शन है, आप उसको हटा सकते हैं, लेकिन जो इंडिविजुअल को अपनी जरूरत के लिए डिडक्शन चाहिए, वो सिक्योरिटी के लिए, जैसे एटीसी में जो है लाइफ इंश्योरेंस है, अगर वो सोल ब्रेड अर्नर है और कोई भविष्य में अगर आज की डेट में अगर आपको कोई पैसा चाहिए, पीएफ है, पीपीएफ है, एनएससी है, फिक्स डिपॉजिट है। इसी तरह से जो बच्चों की ट्यूशन एजुकेशन पर वर्क करने के लिए, लड़कियों के लिए जो प्रधानमंत्री की सुकन्या निधि योजना है उसकी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो इन स्कीमों के एग्जम्पशन देनी जरूरी है। हाउसिंग को भी प्रमोट करने के लिए लोन की जो इंटरेस्ट की पेमेंट है उसकी भी जरूरी है। जी। मेडिक्लेम के लिए हर देश भी चाहेगा, सरकार भी चाहेगी हर आदमी अपनी हेल्थ के लिए इंश्योरेंस लेके रखे, अच्छा जी। कवरेज करके रखे। तो वो मेडिक्लेम की जो 80D में एग्जेम्पशन मिलती है, वो जी। रिटेन करने की जरूरत है। जी। जो सैलरीड क्लास एम्प्लॉइज हैं, जो अपने ऑफिस अटेंड करते हैं, जो उनका जो स्वाभाविक खर्चा है, वो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलनी ही चाहिए, उसको आप नहीं हटा सकते। इसी तरह से जो हाउस रेंट अलाउंस का जो डिडक्शन मिलती है, आज की डेट में एक व्यक्ति की नौकरी पोस्टिंग एक छोटे शहर में होती है तो किराया बहुत कम है, एक बड़े शहर में होती है तो स्वाभाविक है कि इस पे रेंट बहुत बढ़ जाता है, तो उसको कंपनसेटरी कहीं ना कहीं हाउस रेंट अलाउंस में एग्जेम्पशन देने की
जरूरत है। तो ये एग्जम्पशन आपको कहीं ना कहीं रिटेन करने की बहुत सख्त जरूरत है। और स्लैब को 2.5 लाख से बढ़ा के 5 लाख है। आपने पूछा कि क्या उम्मीद है, 4 लाख कर दें। 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 4 से 6 5%, 6 से 8 10%, 10 से 8 से 12 15%, और उसके बाद 20% ऐसे ऐसे बढ़ा के ले जाएंगे। तो इससे परचेजिंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो बाजार में कंजम्पशन बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी तो डिमांड आएगी, डिमांड आएगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। और जो इनकम टैक्स का छोटा मोटा लॉस आएगा इसकी वजह से, उसकी कंपनसेशन कहीं ना कहीं जीएसटी में आ जाएगी। और जो जिससे जिसकी परचेज की वजह से सेल बढ़ेगी उसकी इनकम से आ जाएगी। तो मेरा मानना है कि ओवरऑल इकोनॉमी को एक प्रोपेल करने के लिए, जो हमारा एक सपना है कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को जल्दी से जल्दी अचीव कर लें, उसके लिए इस समय एक सुनहरा मौका है, क्योंकि कलेक्शन बहुत अच्छी है, फिस्कल डेफिसिट का बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं आने वाला, और इन्फ्लेशन को भी जो आज की डेट में उसको भी कंपनसेशन हो जाएगा। और जो आर्थिक विश्व में आर्थिक मंदी की बातें हो रही है उसको भी इससे एक निशाने पे लेके उसकी वर्किंग को भी प्रीएम्प्ट किया जा सकता है। जी। तो जैसा जैसा सर आपने बात की सोशल सिक्योरिटी को लेकर इन्वेस्टमेंट की, तो यहीं से एक सवाल मन में उठता है, क्योंकि मैं काफी आर्टिकल्स भी पढ़ रहा था और कई लोगों से बात भी हुई। तो लोगों का ये कहना था कि जो एटीसी की लिमिट है, जो एग्जेम्पशन की अभी लिमिट है, वो 1.5 लाख रुपए है। तो ये लिमिट जो है वो अब अभी के हिसाब से काफी नहीं है, तो इसको भी बढ़ाने की उम्मीद लोग कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये लिमिट क्या वाकई में बढ़ाने की जरूरत है? उसका विकास जी, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जब भाई आपने 8 साल पहले 1.5 लाख की थ्रेशोल्ड रखी, और आज की डेट में 8 साल में इन्फ्लेशन लगा लें, जो आप एक जरूरत है मुझे आज की डेट में 20 या 25 साल के बाद जो मुझे उस पैसे की जरूरत पड़ेगी, स्वाभाविक है उस पैसे की अब जरूरत वैल्यू, क्योंकि मनी वैल्यू कम होगी ज्यादा होगी, तो मुझे निवेश ज्यादा करना पड़ेगा। डेढ़ करूंगा और मुझे उसका 25 लाख मिले, लेकिन जो 25 साल 2012 में जो वैल्यू थी 2020 में आकर वो वैल्यू 25 लाख की नहीं रही है, तो उसको इन्फ्लेशन से ही एडजस्ट कर दूं तो आज की डेट में 1.5 लाख की 2.5 या 3 लाख रुपए हो जानी चाहिए। तो आप ये जो मैं कह रहा हूँ कि जितनी ये थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन है, जो हम जिसे कहते हैं बेसिक नेसेसिटीज कहते हैं आदमी की, इन चीजों को कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स से लिंक कर दिया जाए, साल दर साल वित्त मंत्री पे दबाव नहीं होगा, उनको पता है कि इन्फ्लेशन के हिसाब से इतनी परसेंट राउंड ऑफ करके इसकी इंक्रीज दे देनी है, तो उससे बड़ा आराम हो जाएगा एक व्यक्ति को, हर व्यक्ति को। जी। सर, एक चीज जो काफी अभी चर्चा चल रही है, क्योंकि शेयर मार्केट में काफी इस बात को लेकर चर्चा है कि कैपिटल गेन टैक्स का जो स्ट्रक्चर है वो अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ऐसा लोगों का मानना है। टैक्स एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं। तो इसके बदलाव को लेकर कुछ चर्चा चल रही है। क्या आपको लगता है कि ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, एक तो ये पहले कॉम्प्लेक्स है क्यों, और क्या इसमें बदलाव क्या किए जा सकते हैं? देखिए, कॉम्प्लेक्स विकास जी, मैं थोड़ा सा इसकी बेसिक प्रिंसिपल समझा दूं। जी। जब एक कैपिटल रिसीट होती है नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में वो टैक्सेबल नहीं होती, क्योंकि ये कैपिटल रिसीट होती है। जी। लेकिन ओवर ए पीरियड टैक्स अथॉरिटीज को, डिपार्टमेंट को एक चैलेंज आया कि एक बॉर्डर लाइन है जहाँ पे रेवेन्यू और कैपिटल में जाके मर्ज हो जाती है, जो बड़े मुश्किल होता है उस बॉर्डर लाइन को करने के लिए। उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने कहा कि नहीं, कैपिटल रिसीट टैक्सेबल होगी, और कैपिटल जो इनकम है आएगी उसकी टैक्स करने की, क्योंकि जब आपको कैपिटल रिसीट होती है वास्तव में आपकी इनकम नहीं होती। आपने एक प्लॉट 200 गज का, एक मकान 200 गज का 20 साल पहले लिया, और आज 20 साल बाद बेच के एक दूसरा मकान लिया 200 गज का, उस समय आपने लिया था 20,000 रुपए का, आज बिका 20 लाख रुपए का, और एक दूसरा मकान लिया, तो आपको रियल में कोई इनकम नहीं होती है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए इनकम टैक्स में 1961 ऑनवर्ड बहुत सारी चीजों की चेंजेस की गई टाइम टू टाइम, और एडजस्ट करने की कोशिश की गई कि टैक्स पेयर को नुकसान नहीं हो और सरकार का रेवेन्यू भी आ जाए। तो जो प्रेजेंट मॉडल हमारा है, ये 2004 में एक स्कीम लेकर आई थी, सरकार लेकर आई थी, जहाँ कहा था कि भाई ये कैपिटल गेन के बारे में बहुत सारे चर्चे चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई एक काम करते हैं कि हम 3 स्ट्रक्चर बना देते हैं कि 10 20 30% की, उस समय की स्ट्रक्चर बेसिकली ये थी कि एसटीटी लेकर आए थे, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, की जिस पे एसटीटी लग जाएगा तो उसके ऊपर हम मान के चलते हैं कि आपने लॉन्ग टर्म बाद 20% का टैक्स दे दिया, लेकिन आपका शॉर्ट टर्म है तो हम 20% का क्रेडिट दे देंगे, 10% आप टैक्स दे दीजिए। बिजनेस वाले को कहा कि भाई आपकी इनकम का हमें अनुमान नहीं है, क्योंकि आपकी इनकम नॉर्मल रेट पे होती है, तो जितना आप एसटीटी देंगे हम उसका आपको क्रेडिट दे देंगे। लेकिन ओवर ए पीरियड हमने उस स्कीम को बहुत कॉम्प्लेक्स किया। हमने एक स्टेज पे कहा कि पूरी इनकम एग्जम्प्ट होगी, जो एग्जम्प्ट होगी, फिर एसटीटी के रेट बढ़ गए उसके बाद में, फिर एक डेट का सवाल आया, तो वहां भी एक हमने एग्जम्पशन दी कि इंडेक्सेशन करके दे देंगे बेनिफिट।
पहले इमोल प्रॉपर्टी को हम 3 साल की मानते थे, तो उसको हमने 2 साल करने की कोशिश कर दी। तो अब आज की डेट में बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हुई हुई है। एक शेयर लिस्टेड है, 1 लाख रुपए तक मुझे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। 1 लाख से ऊपर में 10% का टैक्स लगता है, उसके ऊपर लिस्टेड है। नॉन लिस्टेड है तो उसके ऊपर वो 20% का है, लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म है तो 30 का है। और हर रोज टैक्स पेयर के और डिपार्टमेंट के इस बात में डिस्प्यूट रहते हैं कि ये बिजनेस इनकम है या ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। तो इस समय जरूर समझी गई है कि इसको एक बिल्कुल क्लियर कट डायरेक्शन दे दी जाए कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का क्या मीनिंग होगा और कितना टैक्स का रेट होगा। ये एक मेरे हिसाब से लगता है आने वाली बात है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, ये समझ के चलें कि जब हम ये स्कीम को सिंप्लीफाई करेंगे, उसमें कोई टैक्स की कंसेशन आ जाएगी, वो शायद मुश्किल काम होगा। टैक्स में कंसेशन नहीं आने वाली, सिंप्लीफिकेशन यही होगा कि कुछ गिव एंड टेक होगा। जहां लगता है कि ये एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए, उसको ले लिया वापस कर लिया जाएगा, और जहां लगता है कि थोड़ा सा एडवांटेज कम है तो उसको दे दिया जाएगा। अगर अपनी तरफ से सीधा साधारण तरीके से समझूं कि इसको स्कीम को सिंप्लीफाई करने का तरीका बिल्कुल सिंपल सा सरकार बना सकती है कि पीरियड ऑफ होल्डिंग को कह दे टैक्स रेट के स्ट्रक्चर के हिसाब से। आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग अगर 1 साल से कम है तो हम इसे कहेंगे भाई ये शॉर्ट टर्म है और आपको नॉर्मल टैक्स देना पड़ेगा, बिजनेस इनकम में दे दीजिए या शॉर्ट टर्म में दे दीजिए। 1 से 2 साल का आपका पीरियड है तो सरकार कहते हैं आपका टैक्स 15% लगेगा या 20% लगेगा, सरकार कहते हैं 1 साल तक 2 बार लगाने में। 2 से 3 साल के पीरियड का है उसका 10 लगेगा, और 3 साल से ऊपर का पीरियड है उस पर टैक्स नहीं लगेगा या एग्जम्पशन आएगी इंडेक्सेशन हिसाब से। तो ये बड़ा सिंप्लीफाइड वे ऑफ तरीका किया जा सकता है अगर हम इस स्कीम को करना चाहें। जी सर। सो आपने सर इनकम टैक्स से लेकर कैपिटल गेन टैक्स तक की सारी चीजें बहुत आसान तरीके से बताई। एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा कि क्या इस बजट में कोई और डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स में कोई चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये चीजें हो सकती हैं, या कोई नया टैक्स इम्पोजिशन या कोई टैक्स रिबेट, ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप इस पर? देखिए, नया टैक्स तो मुझे नहीं लगता कोई लगने की मुझे उम्मीद लगती है, क्योंकि रिवेन्यू कलेक्शन अच्छी है। अब इसमें सवाल एक ही आता है कि इस समय हमें देश की इकोनॉमी को दिशा देने में क्या चेंजेस की जा सकती है। जैसे मैंने पहले कहा कि इस समय क्योंकि कलेक्शन बहुत अच्छी है, तो इस समय एक अच्छा एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है कि आप थोड़ा लिबरल एटीट्यूड लेके टैक्स स्लैब जैसे मैंने कहा उसको लिबरलाइज कर दें। और सेकेंडली, कॉरपोरेट को और इंडस्ट्री को, जो मैन्युफैक्चरिंग को हम इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं, तो वो रेट जो हमने 2024 तक कहा कि 15% होगा, उसको कहते नहीं, परमानेंटली जो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करेगा, नई मैन्युफैक्चरिंग लगाता है, वो रेट 15% का ही रहेगा, कोई नुकसान नहीं है उसमें। क्योंकि उससे क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग कभी कभी हमें लगता है कि टैक्स की रिवेन्यू लीकेज हो रही है, और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ अपने आप में वो टैक्स की कलेक्शन को पूरा कर देती है, और एम्प्लॉयमेंट जितनी जनरेट होती है। एक सर्विसेज सेक्टर को अगर सरकार सोच के थोड़ी कंसेशन दे दे कि सर्विसेज में जो भी इंडिया में कोई बाहर की कंपनी अपना बैक ऑफिस खोलती है और उस बैक ऑफिस की इनकम को हम टैक्स फ्री कर दें, हम इंडिया में डीम नहीं करेंगे, वो इनकम डीमिंग होगी यहाँ पे, क्योंकि वो सारा काम बाहर वाली कंपनी का है। कोई एयरलाइंस है, कोई बाहर की और कंपनी है, वो अपना बैक ऑफिस खोल दे, क्योंकि आज की डेट में हांगकांग, सिंगापुर जैसे स्टेशन जो साउथ ईस्ट एशिया में, वो इसीलिए अट्रैक्टिव हो गए कि वहां टैक्स के इश्यूज नहीं आ रहे हैं, तो बाहर की कंपनी आके ऑपरेट करती हैं। तो अगर कोई बैक ऑफिस बंगलोर में, नोएडा में, गुड़गांव में आके अपना बैक ऑफिस खोल के अपना काम करती है और उसका रेवेन्यू बाहर से आता है, बाहर जाता है, तो हम ये कहें कि उसकी इनकम इंडिया में नहीं होगी, तो जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और जो हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ मिलेगी, वो बहुत बड़ी एडवांटेज आ सकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि कुछ आ सकती है। सरचार्ज के बारे में भी, कुछ इंडिविजुअल टैक्स के बारे में कुछ चेंजेस आ सकती हैं, क्योंकि सरचार्ज 37% का बहुत हाई है। अब उसके बारे में भी छोटी मोटी चेंज की जा सकती जी। तो थैंक यू सो मच सर, आपने बजट से पहले काफी चीजें बता दी, इनकम टैक्स से लेकर कैपिटल गेन टैक्स पे और बाकी डायरेक्ट टैक्सेस से लेकर क्या चीजें हो सकती हैं, क्या बजट में एक्सपेक्टेड है, ये आप सारी चीजें आपने बड़े आसान तरीके से बता दी। बजट के बाद हम एक बार फिर आपसे जुड़ेंगे और समझना चाहेंगे कि अगर कुछ बदलाव होते हैं इनकम टैक्स में या फिर कैपिटल गेन टैक्स में, तो एक बार जरूर हम आपसे समझना चाहेंगे कि क्या चीजें अब हुई हैं नए हिसाब से और उसका क्या फायदा होगा। ये सारी चीजें एक बार फिर आपसे समझेंगे। थैंक यू सो मच बीके प्राइम हिंदी से जुड़ने के लिए।